Okay, good afternoon. So let's start with from where we left. तो आपको याद होगा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था to link your potential energy and you know potential energy and force. अगर पोटेंशियल एनर्जी पता हो तो फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स पता हो तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। कल हम लोगों ने उसके ऊपर अच्छे से एनालिसिस किया है। तो अब बेसिकली उस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दोज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा अब देखिए, सपोज आई गिव यू दिस क्वेश्चन, उसी को आगे सिलसिला को बढ़ाते हुए सपोज आई से दैट दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन ई नॉट सपोज एंड इट इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, एक पर्टिकुलर चार्ज है, उसको बेसिकली एक कोऑर्डिनेट 2,3 से 4,5 तक लेके जाया गया। 2,3 से 4,5 तक ले जाया गया। ठीक है, सो व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस when we take the charge particle from 2,3 to 4,5. वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कर सकते हो। 1 मिनट का समय लो, 1 मिनट का समय लो, जल्दी। क्वेश्चन समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से रखा गया है, 45 डिग्री एंगल पे है, ये आपका x और ये आपका y है, एक्सेस, और 2,3 से 4,5 एक चार्ज पार्टिकल q को लेके जाया गया, प्लस q। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका वेरिएबल के टर्म्स में आएगा, और ठीक है, क्या करोगे? देखिए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इज इक्वल टू माइनस डेल यू, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इक्वल टू फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डॉट ds वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है ये, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ u फाइनल माइनस u इनिशियल, विच इज इक्वल टू u इनिशियल माइनस u फाइनल। अच्छा, इसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है ई नॉट और वो 45 डिग्री एंगल पे है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्या वेक्टर, जो ई वेक्टर है, विल इट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड विच इज ई नॉट इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? 45 डिग्री पे है, क्या ये हो जाएगा आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर बाय रूट 2। सही है, ये समझ में आया सबको? तो आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, यार रिस्पांस बहुत कम है भाई, मैं परेशान हो जाता हूँ तुम लोगों से, मैं सही बता रहा हूँ, मैं तुम लोगों से परेशान हो जाता हूँ, रिस्पांस बहुत ही कम है। हाँ या ना? ई वेक्टर इक्वल टू ई नॉट आई प्लस जे बाय रूट 2। क्या कोई भी वेक्टर लिखते वक्त उसका मैग्नीट्यूड उसका डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं? डायरेक्शन इज गिवन बाय द यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर बाय रूट 2। क्या आपको समझ में आया? कैसे आया? करेक्ट। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, तो आपकी जो वर्क डन हो जाएगी वो हो जाएगी ई नॉट आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर बाय रूट 2 डॉट प्रोडक्ट ds। ds को क्या लिखूं, कैसे लिखूं? dx आई कैप प्लस dy j कैप, बिकॉज हम 2D में बात कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू u इनिशियल माइनस u फाइनल। ठीक है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ये हो गया, विच इज चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, आपको वर्क डन ही पूछा है, तो ई नॉट इंटीग्रेशन आई बाय रूट 2, सॉरी 1 बाय रूट 2 dx प्लस dy 1 बाय रूट 2। अच्छा, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? x की वैल्यू 2 से 4 तक जाएगी, और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 3 से 5 तक जाएगी। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? इसका आंसर आ जाएगा ई नॉट बाय रूट 2 कॉमन ले लो, 4 माइनस 2 दैट इज 2 प्लस 5 माइनस 3 दैट इज 2।
तो आपका आंसर आ जाएगा 4 E0/√2 विच इज इक्वल टू 2√2 E0। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? अभी आपको ये बोल दिया जाए कि इस जगह पे जहाँ पे इनिशियल था वहां पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी थी 10 वोल्ट, 10 वोल्ट बोल रहा हूँ, 10 जूल। सो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट 4,5। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये निकालेंगे। तो क्या हम ये करेंगे 2√2 E0 जो हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल कितना है 10 माइनस यू फाइनल निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 10 माइनस 2√2 E0। अगर मैं E0 की एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दूँ तो क्या पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हो? यस नो में भी समझ में आया क्या? क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? क्या क्लैरिटी है? गुड। आइए चलिए देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सो ये देखिए सो नाउ एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के ऊपर क्वेश्चन हमने देखा, पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन देखा। फील्ड पता है तो पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल पता है तो फील्ड निकालो। ये सब क्वेश्चन करने के बाद अब हम एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, इसे नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। Equipotential surface. So as the name suggests, equipotential surface refers to locus of all points in 3D where we have the same potential, where we have the same potential. This is the basic definition of you know your equipotential surfaces. Locus of all points in 3D where we have the same potential. सेम पोटेंशियल सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो सरफेस बनेगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। एज द नेम सजेस्ट व्हेन वी आर सेइंग अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस वी आर टॉकिंग अबाउट 3D, बिकॉज अगर 2D होता तो वो कोई प्लेन बनता। जब हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम 3D की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक बेसिक बात करेंगे, ध्यान सुनना। सपोज हमारे पास पॉइंट चार्ज है, हमारे पास क्या है पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज से तुमको समझ में आ रहा है कि पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे निकलेंगी, 2D में निकलेंगी या 3D में निकलेंगी? 3D में निकलेंगी। तो इनसे मान लो कोई भी r दूरी पे, मान लो एक चार्ज है तो r दूरी पे जो पोटेंशियल होगी वो हो जाएगी KQ/R। तो KQ/R पोटेंशियल जो मिल रहा है, इस पोटेंशियल के सभी पॉइंट्स जो यही पोटेंशियल पोजेस करते हैं, इनको अगर सभी पॉइंट्स को मिला के एक सरफेस बनाया जाए तो दैट इज नॉट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम बता सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? क्या वो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक स्फीयर होगा? क्या मेरी बात समझ में आई है? तो अगर चार्ज Q एक जगह पे एक पॉइंट चार्ज Q है, उससे अगर मैं R दूरी पे जो पोटेंशियल है यही पोटेंशियल रखते हुए सभी जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल है सभी पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो मुझे एक सरफेस मिलेगा 3D में। जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि आप इमेजिन कर पा रहे हो कि ये 3D में फैलेगा, तो 3D में इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो सरफेस मुझे मिलेगा दैट इज नोन एज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या मेरी बात समझ में आई है? अभी अगर मैं डिस्टेंस आर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डिस्टेंस आर है, डिस्टेंस आर वेरिएबल है। इसका मतलब मैं अगर डिस्टेंस आर की जगह पे डिस्टेंस 2r ले लूँ तो मेरे को एक और स्फीयर मिलेगा विच इज हैविंग अ रेडियस ऑफ 2r। बट इन स्फीयर, इस स्फीयर के सभी पॉइंट्स पे कोई भी पॉइंट ले लो इस स्फीयर के ऊपर, उसका पोटेंशियल सेम होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए, ठीक है, मैं इस कॉन्सेप्ट को अलग अलग सरफेसेस के लिए वैलिडेट करूंगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, जो चार्ज पार्टिकल से निकलेंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर में हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस लाई करेगा।
and vice versa is also true. क्या मेरी बात समझ में आई है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर में हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस लाई करेगा और वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। इसका मतलब अगर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता है तो आप सरफेस कैसे बनाओगे? मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये जो मैंने लाइन दिखाया इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिनेटिंग फ्रॉम द चार्ज क्यू। तो सरफेस अगर मैं 2r दूरी पे सरफेस चाहिए तो मैं 2r दूरी पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूंगा जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। तो ये जो लाइन है, ये लाइन जो है, ये लाइन के अलोंग आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। सिमिलरली 2r दूरी पे अगर मैं एक दूसरा पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको इस सरफेस के इस जगह पे आपको एक परपेंडिकुलर खींचनी पड़ेगी। ऐसे सभी पॉइंट्स के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप लाइन ड्रॉ करते रहे, उन सबको ज्वाइन करने के बाद आपको जो सरफेस मिलेगी वो स्फेरिकल मिलेगी। अगर हम पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं तो क्या आपको समझ में आया? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर में इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, मान लो मैं बोलूँ कि किसी पर्टिकुलर चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो स्फेरिकल है, तो आप समझ जाओ कि स्फेरिकल है मतलब किसी भी पॉइंट पे आप स्फीयर के ऊपर अगर परपेंडिकुलर खींच दोगे, मान लो ये सेंटर है, स्फीयर के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर खींच दोगे, this will be the line of electric lines of forces, और ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाहूँ? इसका मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता है तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस निकाल सकते हो, और अगर आपको सरफेस पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकाल सकते हो। सरफेस पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता है तो सरफेस कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर आपकी सरफेस होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है? ठीक है। सो दिस इज व्हाट। अब देखिए ध्यान से, अब सवाल ये है कि मान लो मैंने ये r दूरी पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लिया, यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू है, तो इस r दूरी पे अगर मैं चार्ज पार्टिकल को यहाँ से लेके कैसे भी मूव करा के वापस इस पॉइंट पे ले आता हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी, और मैं पूछता हूँ व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आना चाहिए 0। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इज इक्वल टू माइनस डेल यू विच इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। यस और नो? बिकॉज दिस ब्लैक कलर्ड सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पे दिखाया है मैंने। तो इसका मतलब पॉइंट ए इक्विपोटेंशियल एज द नेम सजेस्ट मींस पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो वी इनिशियल और वी फाइनल क्या दोनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम है? तो आपकी वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होगी? 0। इसका मतलब किसी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम चार्जेस को मूव कराएं, कोई भी पाथ लेते हुए मूव कराते हुए उसको फाइनली उस पॉइंट पे ले आए, तो हमारी वर्क डन कितनी हो जाएगी? वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इट विल बी 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आई है? ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं मान लो यहाँ पे यहाँ से मैं घुमा फिरा के उसको यहाँ लाऊं तो वर्क डन 0 है, लेकिन अगर यहाँ से घुमा फिरा के मैं उसको दूसरे सरफेस पे ले जाऊं, क्या वर्क डन होगा? हाँ होगा, क्योंकि रेड कलर्ड वाले सरफेस में इस सरफेस के लिए वर्क डन 0 है, लेकिन ये पाथ के लिए, सॉरी इस पाथ के लिए वर्क डन 0 है, लेकिन इस पाथ के लिए वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0। यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आई है? तो अगर आप रेड कलर्ड से ब्लू कलर्ड के स्फीयर में जाओगे तो आपकी वर्क डन 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज देयर विल बी अ डिफरेंस इन पोटेंशियल विच इज एग्जिस्टिंग, बिकॉज यू आर ऑन स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, तो उनकी अलग अलग पोटेंशियल होगी। लेकिन रेड कलर्ड के स्फीयर में किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो पोटेंशियल सेम होगी, ब्लू कलर्ड के स्फीयर में किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगी, लेकिन ब्लू कलर्ड के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल और रेड कलर्ड के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है?
क्या क्लियर है ये? गुड, आ जाओ चलो देखो। अच्छा, अब मान लो हमने एक पॉइंट चार्ज लिया। मान लो मैं बोलता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जैसे कि मैंने आपको बोला था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने क्या बोला था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पैरेलल होंगी और दोनों के बीच की दूरी सेम होगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनाऊं और मैं पूछूं आपसे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, क्या आपको समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर मैं एक लाइन खींचूंगा। ये जो रेड कलर वाला लाइन मैंने दिखाया, क्या ये इक्विपोटेंशियल लाइन है? इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लूं तो इक्विपोटेंशियल होगा। सिमिलरली अगर मैं एक प्लेन बना लूं ऐसे, ध्यान से देखो, क्या इस प्लेन में लाई करने वाला कोई भी पॉइंट अगर होगा, क्या वो उसका पोटेंशियल सेम होगा? बिकॉज सभी से इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस परपेंडिकुलरली गुजरेंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो प्लेनर सरफेस मैंने बनाया है, ये पूरा एक सरफेस, मान लो इसको मैंने सरफेस 1 नाम दिया, प्लेनर सरफेस 1। क्या ये प्लेनर सरफेस 1 एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है? इस प्लेन के ऊपर लाई करने वाला हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा, यस और नो? अभी अगर मैं और एक प्लेन बनाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, कॉन्सेप्चुअली अभी तुम क्लैरिटी ले रहे हो। ये देखो सभी पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो रहा है, देखो मान लो मैं यहाँ पे एक और लाइन ले लेता हूँ, सभी पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो रहा है। आर यू सीइंग दैट? क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ये जो सरफेस है, दिस इज प्लेनर सरफेस 2, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अभी प्लेनर सरफेस 2 पे मैं किसी भी पॉइंट ए से लेके घुमा फिरा के किसी भी पॉइंट बी पे ले जाऊं, कैसे भी घुमा फिरा के ले जाऊं, वर्क डन कितना होगा ए टू बी जाने के लिए? वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इट इक्वल टू क्यू इंटू वी फाइनल, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, इज इट इक्वल टू क्यू इंटू जीरो, विच इज जीरो। सिमिलरली मैं एक पॉइंट लूंगा सी, और सी से घुमा फिरा के डी पे ले आऊंगा, लेकिन वही सरफेस पे रहूंगा। तो व्हाट इज द वर्क डन in moving from C to D? Is it equal to Q into VC minus VD, which is equal to Q into 0, which is 0। लेकिन अगर मैं किसी चार्ज को सरफेस 1 से C से मान लो A लेके जा रहा हूँ, C से A लेके जा रहा हूँ, तो क्या वर्क डन उस केस में भी 0 होगा क्या? इस केस में वर्क डन 0 होगा क्या? इस केस में वर्क डन नॉट इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज पॉइंट सी और पॉइंट ए का पोटेंशियल जो है ये अलग अलग है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, मान लो इधर का पोटेंशियल है कैपिटल वी, तो इधर का पोटेंशियल हो जाएगा स्मॉल वी, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे हो तो पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो सी की पोटेंशियल ज्यादा होगी, ए की पोटेंशियल कम होगी, तो वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम सी टू डी, यू कैन फाइंड इट आउट, इट विल बी नॉन जीरो, इट विल बी नॉन जीरो। तो आपको समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म हो रीजन में, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो प्लेनर सरफेस बनेगी। किसी भी एक प्लेन में अगर हम चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं एक प्लेन में किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वर्क डन 0 होगा। सिमिलरली दूसरे प्लेन में मूव कराते हैं तो वहां पे भी 0 होगा, लेकिन किसी एक प्लेन से दूसरे प्लेन मूव कराएंगे तो वो 0 नहीं होगा, ठीक है? बिकॉज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये रेड कलर वाले प्लेन में और ग्रीन कलर वाले प्लेन में सेम है, लेकिन रेड कलर वाले प्लेन की पोटेंशियल और वी कलर वाले प्लेन की पोटेंशियल सेम नहीं है, वो अलग अलग है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है? अभी अगर हम बात करें, मान लो मैंने आपको एक वायर दिया, इनफाइनाइट वायर मान लो, लैम्डा कूलम पर मीटर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब मैं बोलूं इस वायर के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो कैसी होगी? अगर मैं ध्यान से देखना, अगर मैं अपना आई इधर रखूं, ठीक है, इफ आई पुट माय आई अक्रॉस दिस, तो मेरे को ये पूरा जो वायर है वो ऐसा नजर आएगा, एक डॉट की तरह।
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो इससे बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आएंगी। यस और नो? अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये समझ में आ रहा है क्या? ये व्यू समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से हर तरफ 3D में फैलेंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 3D में फैलेंगी। तो अगर मैं अपना आई का लोकेशन नीचे की तरफ रखता हूँ और ऐसे देखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे आई का इमेज दिखाया आपको, तो आपको दिखेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से बाहर आती हुई नजर आएंगी। तो अगर मुझे इस सरफेस से, सॉरी, अगर मुझे इस चार्ज से इक्विपोटेंशियल सरफेस ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगा? मान लो कोई एक दूरी r पे पोटेंशियल सेम होगा, तो ऐसे सभी r दूरी वाले पॉइंट्स को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, और ऐसे केवल यही 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट निकलेंगी। तो जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे ऐसा कुछ एक सरफेस मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ऐसा एक मुझे सरफेस मिलेगा। अभी अगर तुम देखोगे ऐसे सरफेस जो होंगे ये अलग अलग लेवल पे ऐसा सेम सरफेस बनते जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे तुम सरफेसेस बना सकते हो। तो तुमको उनका रिजल्टेंट जो फिगर मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा? एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर मिलेगा या सिलिंड्रिकल सरफेस मिलेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। This cylindrical surface will be the equipotential surface of a plane wire having a charge of lambda coulomb per meter. क्या मेरी बात समझ में आई? क्या तुम्हें मेरी डायग्राम समझ में आई? ध्यान से देखो इधर अच्छे से। क्या ये डायग्राम समझ में आया सबको? ये समझ में आना चाहिए, ठीक है? ध्यान से देखो। लैम्डा कूलम पर मीटर एक इनफाइनाइट चार्ज है, लाइन चार्ज है। ठीक है? ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब सुनो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। So what we saw is that we are having a infinite wire, lambda coulomb per meter charge, and for that the surface that we got equipotential surface. अभी आपको एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं एक अलग रेडियस का सर्कल बनाऊं तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो एक अलग रेडियस की एक सिलेंडर होगी। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं ये ग्रीन कलर्ड वाले सिलेंडर से यहाँ से घुमा फिरा के फिर से यहीं पे ले आऊं, क्या वर्क डन होगा? 0। सिमिलरली मैं ब्लू कलर्ड वाले में, आपको समझ में आ रहा है? सिमिलरली मैं ब्लू कलर्ड वाले में घुमा फिरा के यहीं पे ले आऊं, कितना वर्क डन होगा? 0। लेकिन अगर मैं ब्लू से जंप मारूं ग्रीन पे तो क्या वर्क डन होगा? हाँ, बिकॉज ये दोनों, जो ब्लू कलर वाला आपने सिलेंडर देखा और ग्रीन कलर वाला सिलेंडर देखा, क्या ये अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है जिनकी पोटेंशियल पूरे ग्रीन में सेम है, पूरे ब्लू में सेम है, लेकिन ब्लू वाला ग्रीन वाले के बराबर नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई है? सो दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। याद रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट आप फिर से वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे बाय द नेम ऑफ वेव फ्रंट। वहां पे भी इसी टाइप के आपके वेव फ्रंट निकलेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, अगर आप सामंजस्य या सिमिलैरिटी देखोगे, वैसे ही रोशनी या लाइट निकलती है। क्या लाइट भी एक पॉइंट सोर्स से 3D में फैलती है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3D में फैलती है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जवाब देना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे चुप बैठने से बात नहीं बनेगी। क्या क्लैरिटी है ये? क्या आगे बढ़े? ओके, अभी देखिए, सपोज मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पे, ये देखिए, सपोज मैं बोलता हूँ कि देयर इज वन सरफेस, वन प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन, इसका 20 वोल्ट है, 20 नहीं, इसका 10 वोल्ट है, इसका 0 वोल्ट है, और इसके बीच का दूरी है 10 सेंटीमीटर, इसके बीच का भी दूरी है 10 सेंटीमीटर। प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है? बताइए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन दीज टू रीजन?
इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग बिटवीन दीज टू रीजन, 20 वोल्ट और 10 वोल्ट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सोचिए एक मिनट। यस, एनीवन गॉट इट? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? यू अंडरस्टैंड E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर, आपको याद है? अब 20 वोल्ट है और 10 वोल्ट है। क्या आपको एक बात समझ में आ रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है? यहाँ पे आपको सरफेस दे दिया गया है, तो आप क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकाल सकते हो? उल्टा, अगर सरफेस दे दिया जाए तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, सरफेस दे दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकालोगे? सरफेस के परपेंडिकुलर। क्या ये सब जगह पे सरफेस के परपेंडिकुलर हो रहा है? तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जो एरो बनी हुई है वो डायरेक्शन आपको दिखा रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर है। अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको मैग्नीट्यूड निकालनी है। क्या E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर मैंने आपको सिखाया था, कल का ही डेफिनेशन याद करो, आपको बताया था मैंने। ये जनरल फॉर्म में ये होता है, अगर Ex की बात करें तो माइनस dV बाई dx, Ey की बात करें तो माइनस dV बाई dy, Ez की बात करें तो माइनस dV बाई dz। यस और नो? चमका है या नहीं चमका? क्या मेरी बात समझ में आई है? तो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर अगर मैं बोलता हूँ, अभी देखो माइनस dV, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dV, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जा रही है तो V फाइनल कितना है? तो V फाइनल इज 10 माइनस 20 माइनस अपॉन R। R कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 बाई 100 मीटर कर दूं क्या? क्या आपका आंसर आएगा 10? 10/100, 10/100 मतलब 100 बाई 10। तो क्या आपका आंसर आया 100 न्यूटन पर कूलम। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्या मेरी बात समझ में आई है? आप ऐसे डेटा लिया गया है कि अगर आप इस जोन में भी देखोगे, इस जोन में भी यही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। हाँ या ना? कितना आ जाएगा? dV बाई डी आर। फिर से देखो, dV फाइनल कितना है? 0 माइनस 10 माइनस बाई आर। आर कितना है? 10/100। तो आंसर कितना आएगा जी? 100 इंटू 10/10। क्या ये 100 न्यूटन पर कूलम अगेन आएगा? क्या मेरी बात समझ में आएगी? सो यू गॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। यस और नो? क्या क्लैरिटी है ये? अभी देखो, सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, मान लो मैं बोलूं ये 10 वोल्ट का है, ये 20 वोल्ट का है, ये 30 वोल्ट का है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं एक एंगल पे, और ये एंगल मान लो है 45 डिग्री। ठीक है, और ये बोला गया है कि ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। आपको बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी है। आपको बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी है, बता सकते हो? You have to tell me what is the magnitude of electric field. सबसे पहले तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जाती रहेगी, राइट, पैरेलल टू ईच अदर। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, कैसे निकालोगे बोलो? बहुत सिंपल है, जल्दी बताओ यार। अभी किया ना, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर। अप्लाई करो, अप्लाई करो, वर्किंग सेशन है, आपको अपने कॉपी में करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर। भले मैं आपसे दूर हूं, लेकिन मेथड वही रहेगा जो हम क्लास में करते थे, मैं आपसे ही करवाऊंगा। आपको बोलना पड़ेगा, चुप नहीं रह सकते आप। ओके, लेट्स सी।
माइनस डीवी, अगर मैं यहाँ पे देखूं 20 से 10, माइनस डीवी विल बी 10 माइनस 20 माइनस डीवी बाय आर। ये आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोटेंशियल सरफेसेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये अगर 20 है, ये 45 है, तो ये 45 हो जाएगा। तो 20 cos 45 डिग्री, 20 cos 45 डिग्री मतलब 20 इंटू 1/√2। तो आपका आंसर आ जाएगा 10 माइनस 20 इज 10, 10/20। तो ये आ गया 10 माइनस 20 इज 10/20, और ये ऊपर √2 आ जाएगा, ये 2 आया, √2/2, 1/√2 आ रहा है न्यूटन पर कूलम। पता नहीं ये आंसर आया है क्या किसी ने? सेंटीमीटर था क्या? ओके ओके ओके, यू आर राइट, सेंटीमीटर था, सही बोला है उसने। तो 20/100 करना पड़ेगा मीटर्स के लिए। तो 20/100 अगर करूंगा मैं, तो कितना आएगा बोलो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। -10 -20, तो क्या ये आ जाएगा 10, 10 इंटू 100, 10 इंटू 100/10√2। आंसर आएगा 50√2। सही है, 50√2 न्यूटन पर कूलम। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? 50√2 आया क्या? क्योंकि ऐसे सवाल आएंगे तो कर सकते हो। कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस डिसाइड अगर दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जा रहा है। उल्टा भी पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट इतना ही रहेगा कि जो सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर में सरफेसेस होंगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या मेरी बात समझ में आई है? पक्का? 100%? ओके ओके, गुड गुड। आ जाओ इधर देखो। सपोज मैं आपको बोलूं कि एक वायर है, इंफिनिटी तक गया हुआ है दोनों साइड में। एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। A is at a distance of D and B is at a distance of 2D. You have to tell me what is the potential VA minus VB. VA minus VB बताना है। ये एक इनफाइनाइट वायर है और इसके ऊपर चार्ज है प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर। जल्दी बोलो, कर सकते हो तुम। क्या दिमाग लगाया बोलो। बताओ क्या दिमाग लगाया। VA माइनस VB क्या होगा बोलो। बोलना पड़ेगा। ओके, VA माइनस VB, ध्यान सुनो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस वायर से x दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx। क्या हमें पता है जो dv होता है, क्या वो डिफाइंड होता है एज e इंटू डी एक्स? तो dv विल बी इक्वल टू e इंटू डी एक्स। ठीक है, सो dv इज इक्वल टू e इंटू डी एक्स। तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी x दूरी पे? क्या ये हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई नहीं, 2k लैम्डा, सॉरी 2 पाई बोल रहा हूँ,
2k लैम्डा बाई एक्स इंटू डी एक्स, क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये dx की दूरी पे? यस और नो? मान लो इसे मैं इस साइड में मानता हूँ v इनिशियल, इस साइड में मानता हूँ v फाइनल, तो v dv इज इक्वल टू v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इट इक्वल टू 2k लैम्डा बाई एक्स इंटू dx, दिस इज dv। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इनिशियल पॉइंट इज a एंड फाइनल पॉइंट इज b विच इज इक्वल टू 2k लैम्डा, बाहर निकाल लो dx बाई एक्स, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? x की वैल्यू d से लेके 2d तक, तो क्या ये आ जाएगा 2k लैम्डा ln x फ्रॉम d से 2d। मैंने सही किया है क्या? इज इट 2k लैम्डा ln 2 इज इट इक्वल टू vb माइनस va। तो जो डिफरेंस इन पोटेंशियल है वो मेरे को मिल गया vb माइनस va, और मुझे पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना था a से b के बीच में। एक्चुअली मुझे मैक्सिमम टाइम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ही सोचना होता है, तो दिस इज व्हाट इज द थिंग, राइट? तो ऐसे बहुत से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ली, यहाँ पे आपको मान लीजिए बोला कि एक वेलोसिटी v से एक पार्टिकल को लॉन्च किया गया, तो यहाँ पे जब वो v डैश कितना होगा बोलो, तो क्या आपको ये दोनों पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन निकालना पड़ेगा या लगाना पड़ेगा? टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, यस और नो? तो अगर आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल एट ए प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू इंटू वी बी प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी बी स्क्वायर। अगर आपको v इनिशियल वेलोसिटी दे दिया गया है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो निकाल सकते हो, या फिर आपको v कितना चाहिए ताकि v डैश इज इक्वल टू सम वैल्यू क्या हो जाए, वो भी अगर आपसे पूछे वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्या आपको समझ में आई मेरी बात? ध्यान से देखिए, क्या क्लैरिटी आई? पक्का? क्लियर है? तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है? अभी जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया, अभी यही सवाल आपको इनफाइनाइट इनफाइनाइट सरफेस के लिए बनाया जा सकता है। मान लो एक सरफेस है, इनफाइनाइट तक गया हुआ है, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, ऊपर भी इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट, प्लस प्लस चार्ज है। मान लो एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ सपोज l, इसको लॉन्च किया गया विद सम वेलोसिटी v नॉट। जब इसकी दूरी यहाँ से 2l हो जाए तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा गया है। क्या आप निकाल सकते हो? अभी मैंने एक अच्छा सवाल दिया, फाइंड वेलोसिटी एट फाइनल पॉइंट, क्या करोगे बोलो तो? सबसे पहले आपको ये इनिशियल पॉइंट ए मान लो और ये पॉइंट बी मान लो, आपको बी ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे? क्या उसके लिए वही अप्रोच फॉलो करोगे जो अभी आपने वायर के लिए किया था? अभी जो वायर के लिए किया था क्या वही करोगे? चलो एक बार ट्राई करो तो। आपको पता है कि इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? मैंने आपको डिस्क के केस में आर की वैल्यू को इनफाइनाइट करके दिखाया था, याद आ रहा है? सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। यार तुम लोग सन्नाटे हो भाई, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, तुम्हें बताने के बावजूद भी 10-15 बार तुमसे बात करने के बावजूद भी तुम्हें समझ नहीं आता है। यस नो मे बी? बोलना पड़ेगा। क्लियर है? गुड। बताओ पोटेंशियल कितना आया? तो आप पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करोगे कि सरफेस से x दूरी पे एक dx का डिस्टेंस लोगे, और इसमें जो dv होगा दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू
dx। तो ये हो जाएगा फ्रॉम a टू b, दैट इज vb माइनस va, इज इट सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू dx। dx कितना होगा? dx विल बी a टू b, दैट इज l, सिग्मा l बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा vb माइनस va। अब आपको यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट a विल बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट b, ये करना पड़ेगा। ये कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या मेरी आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? यस नो मे बी क्लियर है? तो अभी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जब ए पॉइंट पे लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? Q इंटू वी ए, और पॉइंट बी पे टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू एम इंटू वी डैश का होल स्क्वायर, जो आपको निकालना है, प्लस क्यू इंटू वी बी। फिर क्यू इंटू वी ए माइनस क्यू इंटू वी बी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। उसको वहां पे पुट कर दोगे एंड यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वी डैश, जो आपको निकालना है पॉइंट बी पे। यस नो मे बी? क्या बात समझ आई है? क्या क्लैरिटी है? बहुत बढ़िया, आ जाओ, देखो, समझो। ये देखो, तो आपने आपने सरफेस के ऊपर भी पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ऐसे लगा दिया, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी आपने देख लिया। तो ऐसे ऐसे सवाल आएंगे तो आपको हैंडल करना आना चाहिए। अभी हम एक नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, राइट? एंड दिस विल बी वन ऑफ द मींस एटलीस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 का हम बोलेंगे लास्ट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में जाएंगे, व्हिच इज योर फ्लक्स गॉस थ्योरम एंड एवरीथिंग, राइट? उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि आप वीडियोस देखना शुरू कर दें, ठीक है, सो दैट वी कैन मूव फास्ट। कितने लोगों ने वीडियोस देखना शुरू कर दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का? मैंने ऑलरेडी सारे वीडियोस वहाँ पे अपलोड करके रखे हुए हैं, 7 या 8 लेक्चर्स पूरे हैं वहाँ। किसी ने देखना शुरू किया है? किए सर स्टार्ट, ओके फाइन, ठीक है, चलो ध्यान से देखो अभी। सो नाउ वी विल कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल। आपने ऑलरेडी डाइपोल के बारे में थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है? देखिए डाइपोल, व्हाई डाइपोल स्टडी, सबसे पहले डाइपोल बोलते किसे? डाइपोल, सपोज देयर आर टू चार्जेस प्लस q and minus q, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। two equal and opposite charges separated by very small distance between them is known as dipole। ये डाइपोल की डेफिनेशन। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर आप देखोगे, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दिस आर इज वेरी वेरी स्मॉल। आपको याद है बॉन्ड लेंथ? ये बॉन्ड लेंथ जो होता है, बॉन्ड लेंथ के एंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट, तो दे फॉर्म डाइपोल्स, ठीक है? उस लेंथ की बात हम कर रहे हैं, तो वेरी सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस, तो इसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। अब सवाल है कि डाइपोल पढ़ना क्यों जरूरी है? डाइपोल पढ़ना इसलिए जरूरी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सवाल को, why we need to study dipoles। क्यों जरूरी है डाइपोल पढ़ना? डाइपोल पढ़ना इसलिए जरूरी है बिकॉज जितने भी मटेरियल्स हैं वो बेसिकली डाइपोल से ही बने हुए होते हैं। एक्चुअली वो मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स अगर वो प्लस माइनस चार्जेस जो कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से जो भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं जिनके बीच में, तो प्लस एंड माइनस चार्जेस होते हैं एंड दे आर सेपरेटेड वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो मटेरियल्स जो होते हैं वो बेसिकली डाइपोल्स से ही बने हुए होते हैं, डाइपोल से ही बने हुए होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और ये डाइपोल का जैसा बिहेवियर होता है वैसे ही उस मटेरियल की बिहेवियर होती है, राइट? तो ये डाइपोल जैसे बिहेव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी चार्ज के प्रेजेंस में,
वैसे ही वो मटेरियल बिहेव करना शुरू करता है, क्योंकि इट इज एंटायरली मेड अप ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स एंड दोज मॉलिक्यूल्स आर बिहेविंग लाइक डाइपोल्स। तो इसीलिए डाइपोल्स की स्टडी इंजीनियरिंग में पर्टिकुलरली कुछ ब्रांचेस जैसे कि होते हैं मेटल साइंस, सिरामिक टेक्नोलॉजी, ऐसे कुछ ब्रांचेस होते हैं इंजीनियरिंग में, ये टोटली बेस्ड होते हैं डाइपोल्स या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग के। सो दैट रेंडर्स दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें डाइपोल की समझ प्रॉपर होनी चाहिए। अगर हमें डाइपोल की समझ है तभी हम चीजों को अच्छे से समझ सकेंगे, अच्छे से कर सकेंगे, हम समझ सकेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे अफेक्ट करती है, राइट। मतलब मॉलिक्यूल किस तरीके से सब्सटेंस का बिहेवियर डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर के ऊपर, ये हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ओके अभी देखिए, सो नाउ अभी देखिए, जैसे कि डाइपोल में, डाइपोल का तो मतलब समझ लिया। अभी हमारे लिए एक फिजिकल क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होती है, और वो फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल की समझ अपने को हुई है, लेकिन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाइपोल मोमेंट। आपने पक्का ये वर्ड या फिर ये टर्म, ये दो टर्म का कॉम्बिनेशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा। तो डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट होता क्या है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सपोज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, separated by some distance, suppose 2L between them, right? So they form what? They form a dipole. They form a dipole. तो यहाँ पे जो 2L है, this is very very small, ये अपने को समझना पड़ेगा, ये बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में होता है, which is a very small length, right? 2L is very very small. So जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फिजिक्स में, वो हम लेते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। मैंने एरो दिखाया बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p and it is a vector quantity and its direction is from minus charge to, direction is from minus charge to plus charge। क्या मेरी बात समझ में आई है? इस डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। आपको याद होगा, आप केमिस्ट्री में जब पढ़ते हो तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप प्लस क्यू से माइनस क्यू लेते होगे, याद है? तुम लोग सन्नाटे हो क्या? तुम लोग को डाइपोल मोमेंट भी नहीं पढ़ाया गया केमिस्ट्री में? अब करते क्या हो रहे? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है केमिस्ट्री में? What is the direction of dipole moment which you take in chemistry? What is the direction of dipole moment which you take in chemistry? फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बाद ही आया होगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिजिक्स में आप क्या लोगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव, याद रखना। फिजिक्स में क्या लोगे? फिजिक्स में क्या लोगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो आप केमिस्ट्री में लेते हो उससे उल्टा लोगे आप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिजिक्स में आप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लोगे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डाइपोल मोमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और हमें डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन होगी। और मैग्नीट्यूड क्या होगी? मैग्नीट्यूड विल बी दो चार्जेस प्लस एंड माइनस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। एनी वन ऑफ द चार्ज यू टेक and the distance between the two charges you take, that is what is your magnitude। अब जब मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, मैग्नीट्यूड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट q into 2l। तो q into 2l उसकी मैग्नीट्यूड होगी, तो p वेक्टर का मॉड्यूलस विल बी इक्वल टू q into 2l, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, दिस डायरेक्शन विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? This is the dipole moment in physics. Are you understanding this? Dipole moment हमारे लिए important है। दो equal and opposite charges separated by some distance, where the distance between the two charges is very very small. That is of the order of the bond length. Dipole moment is a vector quantity.
इट इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस जो डाइपोल कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वो जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज द डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड एंड इस डायरेक्शन इज फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्लैरिटी है? दिस इज व्हाट इज डाइपोल मोमेंट इज ऑल अबाउट। ठीक है, आइए आइए सपोज सपोज मैं आपको बोलता हूँ, ध्यान सुनना। इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट बताइए, नेट डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ पे एक चार्ज है माइनस टू क्यू। इसका डाइपोल मोमेंट चाहिए, बता सकते हो? डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको वेक्टर सॉल्व करना आना चाहिए। किसी का आंसर आया? डिस्टेंस चाहिए, बहुत बढ़िया। बहुत से लोगों का आंसर भी आ गया था तो बिना डिस्टेंस की। ओके, सपोज लेट अस से दैट दिस डिस्टेंस इज L, डिस्टेंस इज आल्सो L। ओके, इसको क्या करो, ये जो माइनस टू क्यू का चार्ज है ना यहाँ पे, इसको क्या करो तुम, इस माइनस टू क्यू के चार्ज को ब्रेक कर दो। इसको क्या करो, एक चार्ज ले लो, सॉरी एक चार्ज ले लो यहाँ पे माइनस क्यू का, और एक दूसरा चार्ज फिर से ले लो यहाँ पे माइनस क्यू का। तो तुम देखोगे एक डाइपोल मोमेंट बनेगी इस तरफ और एक डाइपोल मोमेंट बनेगी इस तरफ। दोनों की ही मैग्नीट्यूड जो होगी वो हो जाएगी Q इंटू एल। तो नेट डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए दो वेक्टर के टेल्स आ गए इधर, तो पैरेललोग्राम रूल लगाओ। पैरेललोग्राम रूल लगाओगे तो ये जो डायगोनल है, दिस डायगोनल विल गिव यू द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट डाइपोल मोमेंट एंड दैट विल बी, तो नेट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2 इंटू पी, और डायरेक्शन हो जाएगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द एक्स एक्सिस। यस और नो? क्लियर है? बोलना पड़ेगा यस। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें नेट डाइपोल मोमेंट तो ये हो जाएगा, ये देख, QL I कैप प्लस QL J कैप। तो इसको लिखने का एक तरीका हो जाएगा QL I कैप प्लस QL J कैप बाय अंडर रूट ऑफ QL का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ QL का होल स्क्वायर इंटू 2। तो अगर तुम देखोगे ये मैंने √2p इंटू I प्लस J बाई √2, ये वाला पार्ट मैग्नीट्यूड है और ये वाला पार्ट डायरेक्शन है। तो मैंने दोनों पार्ट में ब्रेक करके दे दिया तुम्हें। क्या मेरी बात समझ में? मैंने क्या किया? बहुत से लोग तो सन्नाटे में चले गए, क्या हो गया ये तो हमने कभी नहीं किया। अरे मैं वेक्टर रिजोल्यूशन कर रहा हूँ यार,
जो डाइपोल मोमेंट अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो डाइपोल मोमेंट को मैं लिख सकता हूँ ना, नेट डाइपोल मोमेंट जो है इट इज इक्वल टू QL I कैप प्लस QL J कैप, लिख सकता हूँ क्या? और फिर उस वेक्टर को मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म में तोड़ दिया, मतलब डिवाइड किया QL होल स्क्वायर इंटू 2 अंडर रूट से और मल्टीप्लाई भी कर दिया QL होल स्क्वायर अंडर रूट 2 से। तो QL होल स्क्वायर अंडर रूट 2 विच इज रूट 2p, ये है आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है I प्लस J बाई रूट 2। आई होप यू गॉट दिस। क्या क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? ओके आइए, सपोज ये चार्ज सेटअप है, सबके बीच की दूरी a है। इस चार्ज सेटअप का नेट डाइपोल मोमेंट बताइए। ऊपर में प्लस क्यू, नीचे में माइनस क्यू, नेट डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट जल्दी बताइए, कर सकते हैं आप। आइए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि आप अगर किसी चार्ज को एक बार एम्प्लॉय करोगे तो उसका एक ही डाइपोल बनाओगे। जैसे माइनस क्यू चार्ज को बॉटम को एम्प्लॉय किया माइनस क्यू और प्लस क्यू के साथ, तो आपकी एक डाइपोल मोमेंट बन गई इधर, एरो के साथ दिखा रहा हूं मैं, विच इज इक्वल टू क्यू इंटू ए, और दूसरी डाइपोल मोमेंट भी बन गई उसी डायरेक्शन में, विच इज इक्वल टू क्यू इंटू ए। तो आपका नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 2QA वेक्टर, 2QA इन द अपवर्ड डायरेक्शन, 2QA J कैप। अगर मैं ये बोल रहा हूँ ये I कैप है और ये J कैप, 2QA J कैप इज योर नेट डाइपोल मोमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अभी कोई बच्चा बोलेगा कि सर, लेकिन कंसेप्ट ये है कि आप कोई भी चार्ज को एक ही बार एम्प्लॉय करोगे, दो बार एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं बोलोगे कि माइनस क्यू और प्लस क्यू को एक बार ले लिया और फिर इस माइनस क्यू को इस दूसरे वाले प्लस क्यू के साथ एक बार ले लिया, ऐसे ये गलत हो जाएगा, दो बार नहीं ले सकते। समझ में आया? ये गलत हो जाएगा। क्या क्लैरिटी है? ओके। इसको कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है, आइए देखते हैं। कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं तो ऐसे करूंगा, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और डिस्टेंसेस इन सबके बीच में ये है। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो ऐसे लूंगा, ऐसे डाइपोल बनाऊंगा मैं एक, और दूसरा मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं एक ही बार लिया हूँ, मैं ऐसे भी तो ले सकता हूँ। मैंने बोला बिल्कुल सही, ऐसे ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते भाई? तो अगर ऐसे लोगे तो एक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी और दूसरे वाले की इधर होगी। यस नो मे बी, यस नो मे बी। तो नेट डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए क्या करोगे? वेक्टर लगाओगे जो तुमने सीखा है। तो एक वेक्टर जाएगी ऐसे, विच इज इक्वल टू क्यू इंटू रूट टू ए, यस और नो? रूट टू ए क्यू या क्यू इंटू रूट टू ए, यस और नो? और दूसरा, दूसरा वाला भी क्यू इंटू रूट टू ए, यस। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो नेट डाइपोल मोमेंट अगर तुम्हें निकालना है तो इस डॉटेड लाइन के अलोंग में तुम इनके कंपोनेंट्स ले लो। तो क्या हो जाएगा? क्यू रूट टू ए कॉस 45, क्यू रूट टू ए कॉस 45 डिग्री ऊपर, और क्यू रूट टू ए साइन 45 डिग्री, मतलब इसके ये वाले कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होंगे, इसके ये वाले कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होंगे। अभी तुम्हें पता है कि उसके कारण ये जो ब्लू वाला हॉरिजॉन्टल और ये येलो वाला हॉरिजॉन्टल, ये कट जाएंगे। क्यू रूट टू ए इंटू कॉस 45 डिग्री विच इज 1 बाय रूट टू इंटू टू, रूट टू में मर गया तो ये 2AQ आ गया। 2AQ इज द नेट डाइपोल मोमेंट। अभी तुम्हें पता है कि 2AQ यहाँ पे भी आया था, ये देख,
और डायरेक्शन अभी भी जे कैप है। क्या दोनों सेम आया? अरे बोलो भाई, दोनों सेम आया क्या? यस यस, आ जाओ इधर देखो। ये जो डाइपोल्स हैं, these are on the charges are on the vertices of a regular hexagon of side A। इसका मुझे नेट डाइपोल मोमेंट चाहिए, करके बता सकते हो? इसका मुझे नेट डाइपोल मोमेंट चाहिए। बता सकते हो क्या? ट्राई इट। बोलो, जल्दी ट्राई करो। इसके लिए तुम्हें बेसिक ज्योमेट्री चाहिए। अगर ए, देखो यहाँ पे तुम ऐसे सिंपल इसी तरीके से चलो, ये एक हुआ, ये दूसरा डाइपोल हुआ, ये तीसरा डाइपोल हुआ। तुम चाहे तो डायरेक्शन रिवर्स मार के भी कर सकते हो, सेम आएगा। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये एंड वाले का डाइपोल मोमेंट आ गया Q इंटू ए ऊपर की तरफ, ये वाला के भी आया Q इंटू ए ऊपर की तरफ। अब ये नीचे, ये मिडिल वाले का कितना आएगा? ओके, मिडिल वाले का लेंथ निकालना है, तो ये तो चलो, ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ कितना होगा ये चाहिए आपको। क्या आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से उसकी वैल्यू 2QA निकाल पा रहे हो? फिर हो गया, इसके कारण भी ये आया 2QA ऊपर की तरफ। तो आपका नेट आ जाएगा 4QA ऊपर की तरफ, 4QA जे कैप इज द नेट डाइपोल मोमेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि किसी भी चार्ज को एक ही बार यूज करना है, 2 बार मत यूज कर दियो एक ही चार्ज को, गलत हो जाएगा। तुम चाहो तो इसमें इस तरीके का भी बना सकते हो लैंडस्केप, कोई खास बात नहीं है। ऐसा वाला एक, ऐसा वाला एक, और ये मिडिल वाला एक, ऐसा भी बना सकते हो, तब भी सेम आंसर आएगा। एक बार चेक करके देख लियो। क्या मेरी बात समझ में आई है? आ जाओ। दो वायर हैं एल लेंथ के, एक में माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरे में प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये सेंटर पॉइंट है, यहीं से एक तरफ राइट हैंड साइड की तरफ एल लेंथ में प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एल लेंथ में माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। इस सिस्टम का, इस रॉड सिस्टम का मुझे डाइपोल मोमेंट चाहिए। इस रॉड सिस्टम का मुझे डाइपोल मोमेंट चाहिए, बताना है आपको, बोलिए।
Yes, anyone with the answer? Anyone with the answer? याद रखना लैम्डा कूलम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी है भाई, गड़बड़ ना कर दियो। एक तरफ में माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, दूसरे तरफ में प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर। ओके लेट्स सी, इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। आप क्या कीजिए, यहाँ से x दूरी पे आके एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए dx लेंथ, और सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में भी x दूरी पे आके एक छोटा सा एलिमेंट लीजिएगा dx लेंथ। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे एक छोटा सा which is equal to dq which is equal to lambda dx, और यहाँ से x दूरी पे एक और छोटा सा चार्ज है which is equal to dq which is equal to minus lambda dx। क्या मैं बोल सकता हूँ कि these two are forming a dipole and whose direction is from negative to positive? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो छोटा सा डाइपोल मोमेंट dp बना, that is equal to lambda dx into 2x। सही है? One of the charge distribution between them. So therefore total dipole moment dp vector will be equal to 2 lambda x dx। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएं? 0 से लेके l तक। तो आपका आंसर आएगा 2a l स्क्वायर बाई 2 विच इज इक्वल टू लैम्डा l स्क्वायर। सही किया क्या मैंने? सही है? सही है क्या? लैम्डा l स्क्वायर इज माय आंसर। यस, यही आ रहा है क्या? देख, इसको करने का एक और शॉर्ट तरीका, शॉर्टकट ट्रिक सुन, और ये शॉर्ट ट्रिक क्यों लगा सकता है वो भी सुन, ध्यान से सुनना। क्या कर, ये जो ओरिजिनल सिस्टम है तेरे पास, ये ओरिजिनल सिस्टम का इधर भी एल लेंथ, इधर भी एल लेंथ, इधर प्लस लैम्डा, इधर माइनस लैम्डा। यहाँ पे इस साइड में पूरा चार्ज जो प्लस लैम्डा एल है, इसको इसके इस रॉड के सेंटर पे सिचुएट करा दे, विच इज इक्वल टू प्लस लैम्डा एल दूरी, प्लस लैम्डा एल चार्ज इसके सेंटर पे, मतलब यहाँ से l/2 दूरी, और दूसरे वाले में माइनस लैम्डा एल का चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ l/2 फ्रॉम द सेंटर हियर। अब ध्यान से देख, माइनस एल से प्लस एल इसलिए नहीं क्योंकि आप माइनस एल से एल लोगे तो आप डबल काउंटिंग करोगे। आप जब एक डाइपोल बना रहे हो तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दोनों साइड में इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप जब एक साइड को ही वेरी कराओगे 0 से l तक, तो दोनों साइड ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, कवर हो जाएंगी। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? ओके, l/2 माइनस लैम्डा एल प्लस लैम्डा एल। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब समझ यहाँ पे इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, नेट डाइपोल मोमेंट, विल इट बी इक्वल टू जो चार्ज है इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज एल। ये लैम्डा एल स्क्वायर आ गया। अब तू ऐसा क्यों कर पाया? सुन, तू इसलिए ये कर पाया यहाँ पे बिकॉज तेरे को याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट मैंने तेरे को पक्का बोला था, और ये बात मैंने समझाई थी सेंटर ऑफ मास चैप्टर में। ऐसे क्वांटिटीज जहां पे जो इस टाइप के हो, एमएस, एमआर, एमवी, एमए, इस टाइप के जो क्वांटिटीज हैं, जहां पे भी ऐसे क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगी, वहां पे हम टोटल मास को या टोटल चार्ज को सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ चार्ज में कॉन्सेंट्रेट करा सकते हैं। सेंटर ऑफ मास में जो बोला था वही सेंटर ऑफ चार्ज हो जाएगा। मासेस को हम टोटल मास को हम सेंटर ऑफ मास में कॉन्सेंट्रेट करते, सेंटर मास का कॉन्सेप्ट वहां पे लाते थे। याद है मैंने ये बात बोली थी आपको, कहां पे हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं और कहां पे नहीं? याद आ रहा है आपको? एवरीवन अपने नोट्स देखो पुराने वाले, और अगर याद नहीं है तो इसे लिख लो। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब ध्यान से देखो, यहाँ तुम यहाँ पे जो चार्ज देख रहे हो वो चार्ज है, टोटल चार्ज जो है वो लैम्डा एल टाइप का आ रहा है, मतलब ये एमआर वेक्टर टाइप का आ रहा है, चार्ज लैम्डा एल टाइप का आ रहा है, तो इसीलिए तुम ये काम कर पाए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक और बात ध्यान देना है कि चार्ज एक ही टाइप के होने चाहिए। देखो राइट हैंड साइड में एक ही टाइप का चार्ज है, प्लस,
प्लस चार्ज, और लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टाइप का चार्ज है, इट इज माइनस चार्ज। और आपकी जो टोटल चार्ज आ रही है वो प्लस लैम्डा एल टाइप से आ रही है, मतलब एमआर वेक्टर या एमएस वेक्टर के टाइप से आ रही है। चार्ज मास की जगह पे चार्ज आ गया है, इसीलिए आपने यहाँ पे सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट लाया। तो सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट आप क्यों लगा पा रहे हो ये समझो, और फिर इस शॉर्ट ट्रिक को समझने की कोशिश करो। नहीं तो तुम्हारे पास बेसिक मेथड तो है ही, बेसिक मेथड तो तुमने कर ही लिया, ठीक है। ये चीज समझने के लिए जो मैंने अक्कल वाली चीज बताई है, जो यहाँ पे लिखी है, ये बहुत जरूरी है। इसको जब आप वीडियो को रिकैप करके देखोगे तो इसके ऊपर ध्यान देना, और सेंटर ऑफ मास में इस नोट्स को एक बार रिवाइज करना। यशोधन सोना ने, मुझे पता नहीं तुमको ये कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो उसको नोट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कहाँ पे आप सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो और कहाँ पे नहीं, कहाँ पे टोटल मास को सेंटर ऑफ मास में रिप्लेस कर सकते हो और कहाँ पे नहीं कर सकते, राइट। ये बेसिक बात मैंने क्लास में बताई हुई थी, बाकी सब लोगों के लिए रिकैप पॉइंट है। कुछ लोग जो नए आए हैं उनके लिए मैं एक बार बोल दे रहा हूँ ताकि उनके दिमाग में रिसाउंडिंग इफेक्ट रहे। क्या क्लैरिटी है ये? अरे बोलो, बोलना पड़ेगा। ये देख, सपोज मैं तेरे को बोलूं कि दो रॉड ऐसे रखे हुए हैं एल लेंथ के, इस पे माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, इस पे प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर। इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। निकाल सकता है क्या? निकाल सकता है क्या? बोलिए, बोलना पड़ेगा आपको। ओके, क्या यहाँ पे मैं इसके सेंटर पे अभी जो कॉन्सेप्ट यूज किया वो कॉन्सेप्ट यूज कर लो, या फिर बेसिक से चलो? क्या इसके सेंटर पे मैं लैम्डा एल एल का यहाँ पे प्लस चार्ज डाल सकता हूँ और यहाँ पे माइनस लैम्डा एल का चार्ज डाल सकता हूँ? तो जो मेरी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, and it will be equal to lambda L into अंडर रूट ऑफ L/2 होल स्क्वायर का ट्वाइस। सही है क्या? तो ये हो गया लैम्डा L इंटू L/2 इंटू √2। तो क्या ये लैम्डा L स्क्वायर बाई √2 हो गया? ये आंसर आया है। कितने लोग का ये आंसर आया है? आया है क्या? अच्छा, इसको बेसिक से एक बार करो तो। आई वांट यू ऑल टू डू विद द बेसिक मेथड जो मैंने सिखाया था लास्ट स्लाइड में। शॉर्टकट तो आपको समझ लिया। ये बेसिक मेथड से x दूरी पे dx एलिमेंट लेके बेसिक मेथड से करने का है। करके दिखाओ तो एक बार बेसिक मेथड से इसको। यही आंसर आ रहा है कि नहीं चेक करके बताओ जल्दी, फास्ट फास्ट, जल्दी। बेसिक मेथड से करके दिखाओ। आया क्या? अनुष्का का आ गया। सब लोग देखो, बेसिक मेथड आता है। देखो, अगर शॉर्ट ट्रिक काम नहीं कर रहा तो बेसिक तो आना चाहिए ना, बेसिक आना चाहिए, बेसिक भूलना नहीं है, और शॉर्ट ट्रिक आपका समय बचाएगा। क्या क्लैरिटी यही है? ओके, तो आज हमने डाइपोल मोमेंट के बहुत के बाद कल हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, परपेंडिकुलर द एक्सिस एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, टॉर्क, फोर्स, सबका कॉन्सेप्ट के ऊपर कल बात करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।